इरफान को जिम्मेदारी पूर्वक बात बोलने और पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दे डाली है। कांग्रेस ने सफाई देते हुए फर्जी बीएलओ के खिलाफ बयान देने की बात कही। वहीं बीजेपी ने बयान से पलटने को इरफान की आदत बताते हुए डीसी पर भी कार्रवाई की मांग की है। तो इरफान के बयान पर बवाल मचा है और आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। बीजेपी ने डीसी पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उनके इस बयान को लेकर उनसे सफाई मांगी गई है। तो निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिम्मेवारी से भरा हुआ बयान देना चाहिए उन्हें, और जो बयान दिया है उस पर सफाई मांगी गई है। अखबारों में मैंने देखा उन्होंने सफाई दी है कि हमने फर्जी बीएलओ के लिए ये बातें कही थी, तो वो अपनी बातें उचित फोरम पर रखेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि जिम्मेवारी भरे बयान होनी चाहिए। इरफान अंसारी जी ने साफ शब्दों में ये कहा है खुद कि उनको जनता के द्वारा यह कंप्लेन मिल रहा था कि उनके क्षेत्र में फर्जी बीएलओ बन करके लोग जनता को यह डरा रहे थे, धमका रहे थे, उनसे उगाही करने का काम कर रहा था कुछ लोग। तो जब जनता ने यह शिकायत की तो मंत्री ने यह कहा कि जो भी फर्जी बीएलओ आपके पास इस प्रकार का धमकाने या डराने या पैसा उगाही करने आते हैं तो आप उन्हें बैठा करके रखो और हमें उसकी सूचना दो। इरफान अंसारी साहब की तो आप आदत जानते हैं ना, पहले दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन हम लोगों से विरोध करवाते हैं और तीसरे दिन अपने बयान से पलट जाते हैं। तो आज अपने बयान से पलट गए, लेकिन बयान से पलटने से नहीं होगा। उससे भी गंभीर इशू है, जिस समय वो बीएलओ को बंधक बनाने की बात कह रहे थे, वहाँ के डीसी वहीं बैठे हुए थे, तो डीसी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? हमें तो लगता है डीसी से भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। और देखिए, इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सीपी सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक पप्पू है राहुल गांधी और दूसरा पप्पू झारखंड में इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने बात पलट दी है, जो कहा उस बात पर कायम नहीं है और इससे बड़ा पप्पू क्या हो सकता है। आदमी मंत्री बन जाते हैं तो ये भी दुर्भाग्य है। ये तो कोटा में मंत्री बने हैं ना। तो मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि ऐसे आदमी, ये एक्चुअली देश का एक पप्पू राहुल गांधी है, ये झारखंड का पप्पू बनना चाहता है, इसीलिए इस तरह की बातें करता है। और देखिए, इरफान अंसारी के इसी विवादित बयान को लेकर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने इरफान अंसारी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने इरफान के बयान को घटिया और भड़काऊ बयान बताते हुए हेमंत सरकार से तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर दी है। झारखंड के इस नालायक मंत्री के द्वारा राष्ट्र विरोधी बयान देना कि जो भी बीएलओ गांव में आते हो उनको बंद कर दीजिए, मुझे बुलाइए, बहुत ही घटिया और कहीं न कहीं भड़काने वाला बयान है। अविलंब हेमंत सरकार ऐसे निरंकुश मंत्री को बर्खास्त करे। और अब जरा एक रिपोर्ट को आप देखिए कि आखिर इरफान अंसारी एक बार फिर ऐसा क्या बोल गए कि झारखंड की सोती सियासत अचानक से जाग उठी और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सियासी भूचाल नजर आ रहा है। यहाँ पर नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जामताड़ा में आयोजित सेवा के अधिकार सप्ताह के एक कार्यक्रम में उन्होंने जिले के अधिकारियों के सामने कहा, आप सभी लोग एसआईआर का विरोध करें। अगर कोई बीएलओ घर पर आए तो घर में बंद कर दें। बीएलओ नाम काटने आ रहा है, उसे घर में बंद कर दीजिए। मेरे आने के बाद उसको छोड़िए। अगर कोई आप पर नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। मंत्री के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने विरोध जताया तो जेएमएम ने कहा, विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे
जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं? वो कह रहे बांध दीजिए, अधिकारी जो आएंगे रूम में बंद कर दीजिए। यानी अपनी ही सरकार के मंत्री अपने ही अधिकारियों को रूम में बंद करने की बात कर रहे हैं। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। अपने अपने तरीके हैं विरोध करने के, हम सतर्क रहने, हमने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है। पता चलेगा कहीं पर ऐसी भी बातें सामने आ जाएंगी कि विरोध थोड़ा चरम पर पहुंच सकता है। लोकतंत्र को की हत्या की जा रही है एसआईआर के माध्यम से, और हमने झारखंड विधानसभा से भी एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। विवाद बढ़ता देख इरफान अंसारी ने सफाई दी, कहा मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को लेकर है, इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगा। पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे बयानों को मैनिपुलेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत शातिर है, ये लोग तिगड़मबाजी का एक्सपर्ट है भाजपा। हमने कहा कि कोई फर्जी लोग अगर आते हैं आपके पास, फर्जी बीएलओ अगर आता है तो उसको पकड़ के रखिए, मैं आऊँगा तभी छोड़िए। हम जानना चाहते हैं कौन है ये लोग। मंत्री ने भले ही सफाई दे दी है, लेकिन सियासी भूचाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है तो कांग्रेस समर्थन कर रही है, जबकि जेएमएम ने साफ किनारा कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, देवघर से मनीष दुबे के साथ जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में ये केस दर्ज हुआ है। विनय चौबे की पत्नी, ससुर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। शराब घोटाले के मामले में पहले से केस दर्ज हो चुका था। वन भूमि घोटाले, खास महल घोटाले में भी आरोपी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएएस विनय चौबे पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी, पत्नी ससुर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वहीं अब विनय चौबे पर अलग अलग केस में एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाई पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कहा कि जो भी सरकार के पास आ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के कारण ब्यूरोक्रेसी में भी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार की निष्पक्षता बताया है। साथ ही जेएमएम ने सबूत और तथ्य के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। जितने बड़े अधिकारी सरकार के करीब आए हैं सब चले गए हैं, सल्टा दिए गए हैं। तो अब ये क्या सरकार को अविश्वास होता है अपने अधिकारियों पे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि जितने लोग सरकार के साथ काम कर रहे थे आज कहीं ना कहीं किसी न किसी करप्शन स्कैम में फंसे हुए हैं। देखिए, हमें यह लगता है कि इसी को निष्पक्षता कहते हैं। सरकार हमारी जो है महागठबंधन की है, लेकिन अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार की बू आती है तो स्वाभाविक तौर पे सरकार काम करती है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले लोग हैं। देखिए, वैसी एजेंसी किसी की नहीं होती है। एजेंसी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। लेकिन सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। जब कोई तथ्य है, कोई सबूत है, साक्ष्य है। और देखिए, बोकारो में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंगवाली उच्च विद्यालय में छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र लिखा है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद खबर का असर भी हुआ। जिला पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने स्कूल पहुंचकर मुखिया, ग्रामीण और बच्चों के साथ एक बैठक की और प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी और सीएम को पत्र लिखा था। छात्राओं ने सीएम को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बोकारो में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अंगवाली उच्च विद्यालय में छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम को एक पत्र लिखा है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद इस खबर का असर भी देखा गया। जिला पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने स्कूल पहुंचकर मुखिया, ग्रामीण और बच्चों के साथ एक बैठक की और प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको याद हो तो कल ही न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। कि निभाएंद को माने प्रभारी से हटाया जाए और ध्यान किया गया है
और दूसरी बात कि निभाएं स्वतः स्कूल से जो प्रभारी है उसको पहला हम लोग हटा दें, उसके बाद उनके अलावे साथ में एक शिक्षकों को और एक शिक्षक को हटाने के लिए छात्रों का मांग आया, उस शिक्षक को भी हम लोग हटा रहे हैं। और जो टीचर को हम लोग हटा रहे हैं इसका अनुमोदन हम लोग जो भी तत्काल में प्रभारी जिसको बनाए हैं, अशोक को बनाए हैं, तो अशोक जी को बोला गया है कि वो एक माननीय विधायक जी से समय ले लें और एक बैठक निर्धारित करें। चूँकि उनका चयन समिति के तरफ से हुआ था, इसलिए समिति ही उसको हटा सकती है। हम लोग वैकल्पिक तौर पे यहाँ हटाए हैं। जब बैठक होगी उस पर सभी निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद उन लोगों को सारी प्रक्रिया के तहत हटा दिया। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे महामुकाबला होने वाला है, जिसे लेकर आज से ही टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। रात से ही फैंस जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं ताकि क्रिकेट का आनंद ले सके, मैच का आनंद ले सके। हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले ओडीआई मुकाबले के लिए टिकट की बिक्री आज सुबह से शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए राजधानी रांची में किस तरीके से उत्साह और उमंग की ये तस्वीर है कि सुबह से ही लोगों की कतारें कितनी बड़ी है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए हैं जो कल से ही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लंबी दूरी तय कर आए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार से, झारखंड से, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं और उसी उत्साह उमंग की तस्वीर है। गुप्ता कहाँ से आई है? कोकर से। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। मैच किसको देखना है? विराट कोहली। और कितना देर लगेगा अभी वहाँ तक पहुँचने में? 1 घंटे। 1 घंटे। और आप कहाँ से आई हैं? लालपुर से। कितने बजे से हैं आप? सुबह 5 बजे। मस्ती है पूरा? बहुत इंतजार है था मैच का। हाँ। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग पटना से आए। पटना से कब आए? पटना से आए थे 3 बजे भोर में आए थे। 3 बजे सुबह से लगे हुए? हाँ। मिलेगा टिकट आज? मिल जाएगा, क्या क्या आगे लगे हुए, क्या क्या 3 बजे भोर से लगे हुए हैं। मिल गया आपको? हाँ जी। कितना देर इंतजार के बाद ये टिकट मिला है? हमको लगता है कि कल हम रात में 6 बजे से वेट कर रहे थे कि मैच देखें और अभी हमको लगता है अभी मिला। हाँ अभी कल शाम 6 बजे? नहीं कल शाम नहीं, सॉरी 11 बजे रात में। अच्छा 11 बजे। कहाँ से आया? बगल में घर है। अच्छा बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि लंबा इंतजार जरूर हुआ है, लेकिन अब टिकट अगर इनके हाथ लग गया तो एक उमंग और एक उत्साह और 30 तारीख का इंतजार भी होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जेएससीए स्टेडियम के बाहर इंडिया और साउथ अफ्रीका के वनडे मैच की टिकट बिकनी शुरू हो गई है। वहीं टिकट की बिक्री में ब्लैक में टिकट बेचने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। टिकट माफियाओं ने, और आपको बता दें कि टिकट माफियाओं ने रेजा कूली का काम करने वाले लोगों को टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगा दिया है। मजदूरों के अनुसार 50 से 60 की संख्या में वो लोग स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदने के लिए आए हैं। हर किसी को 600 से 700 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। साथ ही सभी को 2 से 3 एवरेज टिकट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले ओडीआई मुकाबले के लिए टिकट की बिक्री आज 9 बजे से शुरू हुई, लेकिन आज 9 बजे से आपको रांची के चौक चौराहों पर रेजा कुली काम करने वाली महिलाएं नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आज सभी की ड्यूटी स्टेडियम में लगा दी गई। सभी महिलाएं आप देखिए जो रेजा कुली का काम चौक चौराहों पर करती हैं, इन्हें कहा गया कि आपका खर्चा आज का मिल जाएगा, आप हमारे लिए टिकट काट कर लेते आइए। दीदी, आज काम बढ़िया मिला कि रोज बढ़िया मिलता था, ये बताइए। रोज मिलता है बढ़िया। आज जो मिला कितना देर आज लगना पड़ेगा लाइन में? हम लोग देख नहीं सकते हैं भैया, हम लोग जानते नहीं है देखने। नहीं बताइए महिलाएं कि 50 हम लोग खुद के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग खुद देखेंगे। ठीक है, 50 लोग लगभग आए हैं जो कि ये उतना तो नहीं जान पा रहे, नहीं सकते हैं मैच। अच्छा, कौन क्या देखिएगा मैच? क्यों हम लोग रेजा अच्छा, क्या नहीं दीदी, मैच में क्या देखिएगा? जो देखेगा सब वो हम लोग भी देखेंगे। दिन भर के लिए कितना जो हम लोग का मजदूरी है वही मिलेगा। मजदूरी मिल जाएगा। हाँ। कितना टिकट आपको काटने बोला है? कितने टिकट? एक आदमी में एक ही को न मिलेगा। एक को लेके। हाँ? और फिर उसका मजदूरी 500 रुपए देगा आपको? हाँ 600 बोला है। 600 बोला है। हाँ। कितना आदमी आए हैं आप लोग? हम लोग बहुत आदमी आए हैं, 4 ऑटो आए हैं। 4 ऑटो से? कहाँ से आई हैं आप लोग? चांदनी चौक। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जो हर रोज रेजी कुला का काम करती थी, उन्हें भी आज यहाँ पर एक काम मिला है कि आप हमारे लिए टिकट खरीद दीजिए। दीदी, कितना देर लाइन में लगे?
1 घंटा हो रहा है। आज का मिल जाएगा खर्चा? हाँ मिल कितना जाएगा। रुपए बोला है? 600। और कितना टिकट कटवा के देना है? पता नहीं है कितना कटवा रहा है। कितना के लिए बोला है? आपको पैसा दिया? नहीं दिया है अभी तक। कब देगा? अब पता नहीं, आएगा तब ना। तो खाली लाइन में लगा दिया? हाँ लाइन लगा दिया है। बहुत अधिक संख्या में ये लोग आपको यहाँ पर इस वजह से नजर आ जाएंगे क्योंकि इनका हर रोज का काम है कि चौक चौराहे पर जाकर अपना काम करना है। लेकिन आज इनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई कि दीदी आज के लिए ड्यूटी यहाँ कीजिए, मिल जाएगा आज वाला पैसा? क्या पता, वही हिसाब में तो आए। क्या बोल के बोला है? वो बोला है कि चलो वहाँ रैली जाना है। अच्छा 600 रुपया? हाँ 600 देगा? हाँ। के हाथ में पैसे नहीं है, मिले हैं क्योंकि अभी पंक्ति में ये बहुत पीछे हैं। जैसे ही ये पंक्ति में आगे जाएंगे, जो टिकट माफिया हैं वो नजदीक से इनके पास आएंगे, इनके पैसे दे देंगे और कहेंगे कि चलिए आज की दहाड़ी हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास की नई उड़ान भरने को लेकर झारखंड बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार अथक प्रयास के बाद अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड के नौजवान अब पायलट बनने के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में राज्य के पहले फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। ये उपलब्धि सिर्फ एक संस्थान का उद्घाटन नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं को आसमान में उड़ान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। दुमका एयरफील्ड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम सोरेन ने कहा कि आज झारखंड अपने युवाओं को सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने का रास्ता दे रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक राज्य के युवा पायलट बनने के लिए दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण लेने को मजबूर थे, जहां खर्चीला कोर्स और बाहर रहने की मजबूरियों के कारण कई सपने अधूरे रह जाते थे। अब राज्य सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित दिशा दे रही है। 2008 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था। हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। कैसे मिलेगा ट्रेनिंग का मौका? फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से झारखंड सरकार संचालित करेगी। यहाँ 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 15 सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए तय की गई हैं। आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा। ट्रेनिंग 2 चरणों में होगी। पहला चरण दुमका कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL विद मल्टी रेटिंग। दूसरा चरण एयरबस 320 पर टाइप रेटिंग ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण लेने वाले युवा न सिर्फ कमर्शियल पायलट बनेंगे, बल्कि बड़े एयरबस विमान उड़ान की भी योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी जगहों पे जाने का काम हो, उसी में उन्होंने एक ये आधारशिला उस टाइम रखा था इस फ्लाइंग क्लब का। 2019 में वापस जब आपकी अपनी सरकार बनी, हमारे हेमंत जी वापस राज की बागडोर को लिया, तो कई ऐसी फिर वापस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। पूरी ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी और इसे देश के प्रतिष्ठित सिविल एविएटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। दुमका में प्रशिक्षण के लिए 3 जेलिन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और 1 स्टीनिया एयरक्राफ्ट की व्यवस्था पहले से मौजूद है। सारे बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए गए हैं। ये शुरुआत झारखंड के युवाओं के लिए सिर्फ करियर का अवसर नहीं, बल्कि उड़ान भरते झारखंड की नई पहचान है। अब आसमान भी झारखंड के सपनों की सीमा नहीं, बल्कि उनका गंतव्य होगा। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से ओम प्रकाश और नितेश कुमार की रिपोर्ट।
और यहाँ रुकेंगे।